मैं मधुलिका परमार, सहायक आचार्य गृह विज्ञान। आज मैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट सेकेंड ईयर गृह विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र प्रोटीन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज मैं प्रोटीन क्या है और प्रोटीन की क्या रासायनिक संरचना होती है और इसका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो देखिए, प्रोटीन हमारे आहार का एक बहुत ही आवश्यक स्थान रखता है। शरीर की वृद्धि विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है प्रोटीन। शरीर की विभिन्न क्रियाकलापों और कोशिकाओं और तंतुओं की निरंतर टूट फूट शरीर में होती रहती है और शरीर का निर्माण, इसे हम शरीर की निर्माणात्मक इकाई भी कह सकते हैं। जितनी भी कोशिकाओं की टूट फूट होती है या उनका जो निर्माण का कार्य है या मरम्मत का कार्य है, अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन उपस्थित रहता है तो ये सब मरम्मत का कार्य आसानी से हो जाता है। प्रोटीन को हम एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। क्यों? और बिल्डिंग ब्लॉक्स हम मतलब शरीर की यह एक आधारशिला है। प्रोटीन एक ग्रीक शब्द है जिसकी की उत्पत्ति प्रोटियोस से हुई है और अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो प्रोटियोस का मतलब होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर में अत्यंत ही बेहद मात्रा में पर्याप्त होना चाहिए, तभी हमारे शरीर की निर्माणात्मक इकाई या हमारे शरीर का विकास पर्याप्त मात्रा से हो सकता है। प्रोटीन की अगर हम रासायनिक संरचना देखें तो प्रोटीन जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, वैसे ही प्रोटीन भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना होता है। परंतु प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तत्व भी पाए जाते हैं। साथ ही प्रोटीन के अणुओं में कुछ मात्रा में सल्फर और फास्फोरस भी उपस्थित होता है। प्रोटीन में मुख्य भाग नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा से भिन्न है, क्योंकि उनमें ये नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन को नाइट्रोजन भोज्य तत्व या नाइट्रोजन युक्त भोज्य पदार्थ कहा जाता है। अगर हम इसकी सारी रासायनिक संरचना देखें तो कार्बन 50%, ऑक्सीजन 32%, नाइट्रोजन 16%, हाइड्रोजन 7%, सल्फर 3% और फास्फोरस भी 3% पाया जाता है। प्रोटीन की इस नाइट्रोजन युक्त उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन को अमीनो अम्ल की श्रेणी में भी रखा गया है। अगर हम प्रोटीन का रासायनिक संगठन देखें तो उससे एक बात स्पष्ट रूप से यह आधारित हो जाती है कि प्रोटीन हमारे जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। ये थी प्रोटीन की रासायनिक संरचना। अब अगर हम प्रोटीन के वर्गीकरण की बात करते हैं तो प्रोटीन के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है।
प्रोटीन का पहला वर्गीकरण जो हम करते हैं वो प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। दूसरा वर्गीकरण प्रोटीन के भौतिक गुण और उनकी घुलनशीलता के आधार पर किया जाता है। और तीसरा वर्गीकरण प्रोटीन प्राप्ति साधनों पे, मतलब प्रोटीन कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है, उसके क्या प्राप्ति साधन है, क्या स्रोत हैं, उसके आधार पर भी हम प्रोटीन का वर्गीकरण करते हैं। तो मतलब प्रोटीन का वर्गीकरण गुणवत्ता के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर और प्राप्ति साधनों के आधार पर किया जाता है। आज हम सबसे पहले वर्गीकरण की श्रेणी में हम सबसे पहले प्रोटीन का वर्गीकरण गुणवत्ता के आधार पर करेंगे। प्रोटीन का वर्गीकरण गुणवत्ता के आधार पर कैसे किया जाता है? प्रोटीन का वर्गीकरण गुणवत्ता के आधार पर करने के लिए यह देखा जाता है कि प्रोटीन में उपस्थित अमीनो अम्ल उसमें कितने पाए जाते हैं, यानी कि किसी भी प्रोटीन की गुणवत्ता उसमें उपस्थित अमीनो अम्लों की मात्रा, प्रकार और गुणों पर निर्भर करती है। प्रोटीन की गुणवत्ता उसमें उपस्थित अमीनो अम्ल की मात्रा, उसके प्रकार और गुणों पर निर्भर करती है। जिस प्रोटीन में जितना अधिक आवश्यक अमीनो अम्ल रहता है वह प्रोटीन उतना ही अधिक उत्तम क्वालिटी का पाया जाता है। मतलब जिसमें ज़्यादा अमीनो अम्ल है वो प्रोटीन की क्वालिटी बहुत ही सुपीरियर है। इस क्वालिटी के आधार पर भी हम प्रोटीन को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला पूर्ण प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन। दूसरा आंशिक पूर्ण प्रोटीन, पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन। तीसरा अपूर्ण प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन। ये क्वालिटी के आधार पर हमने इसे 3 भागों में बांटा है। अब सबसे पहला पूर्ण प्रोटीन यानी कि कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन किसे कहेंगे? जिसमें कंप्लीट, जिसमें पूरा प्रोटीन हो। ये प्रोटीन उच्च जैविकीय मूल्य का प्रोटीन होता है और इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में और उचित अनुपात में उपस्थित रहते हैं। ये प्रोटीन हमें प्राणियों को जीवित रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये शरीर की वृद्धि और विकास करते हैं और बहुत सारे शरीर के निर्माणात्मक कार्य भी करते हैं। प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों में उत्तम प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। यानी कि हम कंप्लीट प्रोटीन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? एनिमल्स प्रोटीन से, यानी कि प्राणिज भोज्य पदार्थों से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे दूध, दही, मांस, मछली, अंडा आदि। दूध में लैक्ट एल्ब्यूमिन ये प्रोटीन के नाम होते हैं। जैसे दूध की जो प्रोटीन होती है उसे हम लैक्ट एल्ब्यूमिन कहते हैं। अंडे की जर्दी में हमें जो है वो ओवल ल्यूबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और मांस में जैसे ल्यूसीन नामक प्रोटीन और ट्रिप्टोफैन भी पाया जाता है। वनस्पति जगत से भी हमें उच्चतम प्रकार के प्रोटीन प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि सूखे मेवे, सोयाबीन आदि। इनमें भी बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। जैसे कि सोयाबीन में उत्तम प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। सूखे मेवे में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है।
और जो स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है। तो ये उत्तम क्वालिटी के प्रोटीन होते हैं। दूसरे, पार्शियल प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन। आंशिक पूर्ण प्रोटीन जिसमें कि आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित तो रहते हैं, परंतु कुछ एक या उससे कम आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है, यानी कि एक या दो अमीनो अम्लों का उनमें अभाव रहता है, इसीलिए वो आंशिक पूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। ये प्रोटीन जीवन को तो बनाए रखते हैं, परंतु शारीरिक वृद्धि और विकास या बहुत ही उपयोगी नहीं होते। हालांकि शारीरिक भार इनसे सामान्य बना रहता है और ये प्रोटीन शरीर की क्षतिग्रस्त ऊतकों, कोशिकाओं और तंतुओं के टूट फूट की मरम्मत में भी मदद करते हैं। वनस्पति जगत से जो प्रोटीन प्राप्त होता है वो आंशिक पूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में पाया जाता है, जैसे कि दाल, अनाज, सोयाबीन आदि। ये सभी वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले प्रोटीन होते हैं। अनाजों में लाइसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और इनमें सोयाबीन में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो भी आंशिक पूर्ण प्रोटीन ही कहलाते हैं। आंशिक पूर्ण प्रोटीन शैशवावस्था और विकास की अवस्थाओं के लिए ज़्यादा हितकर और उपयोगी नहीं होते, क्योंकि बच्चों को ग्रोइंग एज में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये प्रोटीन शारीरिक विकास और वृद्धि की दर में भी कमी ला देते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है अपूर्ण प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन में आवश्यक अमीनो अम्ल का पूरी तरीके से अभाव रहता है, इसलिए ऐसे प्रोटीन का सेवन करने से शरीर पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता। ये प्रोटीन शारीरिक वृद्धि और विकास में बिल्कुल भी सहायक नहीं होते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास रुक जाती है। शरीर में क्षतिग्रस्त ऊतक, तंतु, कोशिकाओं की मरम्मत भी ये प्रोटीन नहीं कर सकते हैं। इन प्रोटीन का उपयोग कर जीवित रहने की हम ज़्यादा या बच्चे की वृद्धि और विकास की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब ये प्रोटीन किन में पाए जाते हैं? ये प्रोटीन साग सब्जी हो गया, कंदमूल, फल, मक्का आदि, इनमें अपूर्ण प्रोटीन ही पाया जाता है। फल फ्रूट्स, इसमें भी अपूर्ण प्रोटीन ही होते हैं। इन प्रोटीन का उपयोग हम आंशिक पूर्ण प्रोटीन के साथ कर सकते हैं, और अगर हम इनका उपयोग आंशिक पूर्ण प्रोटीन के साथ करते हैं तो इनकी उपयोगिता बढ़ जाती है, जैसे दाल, दही, दही बड़े, रोटी दूध, चावल, मांस मछली, दाल चावल, दही, खिचड़ी, सेवइयाँ, दूध, दलिया, खीर आदि, अगर हम इस तरीके से इनको हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो इन प्रोटीन की उपयोगिता हमारे शरीर में बढ़ जाती है। तो ये प्रोटीन का पहला वर्गीकरण जो कि हमने गुणवत्ता के आधार पर किया, 3 तरीके से: पूर्ण प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। अब हम कल चर्चा करेंगे प्रोटीन के दूसरे वर्गीकरण की, जो कि प्रोटीन के भौतिक गुणों के आधार पर किया जाता है।
धन्यवाद।